हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आप सभी बच्चे इस चैप्टर से काफी ज्यादा डरते हो क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें देता है और बच्चे इनके क्वेश्चनों को काफी छोड़ भी आते हैं एग्जाम में। यानी कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है आपके लिए एक फोबिया है बना हुआ कि भाई ये चैप्टर हार्ड है। आज मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से रिवीजन, जी हाँ, वन शॉट रिवीजन के फॉर्म में ये वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और आप मेरे से पढ़ने के बाद में अपने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पार्ट को बहुत अच्छे से कर पाओगे। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर डीपली समझाते हुए जाऊंगा और बोर्ड्स एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के साथ में आपको यहाँ पे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। और आज की क्लास में एक ही लेक्चर में हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो फ्यूचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सभी चैप्टर को यहाँ पर और भी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत इंपोर्टेंट है। आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका ये चैप्टर है, ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है चार्ज से। व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले बात होगी चार्ज की। सुनो, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनसे मिलकर क्या बनते हैं? हाँ, एटम से मिलकर के बनते हैं मटेरियल और चार्ज होता है इसके अंदर। यानी एटम के अंदर क्या होता है बताओ? एटम्स के अंदर होता है फंडामेंटल, जी हाँ, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, हर एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी जो होता है उस मैटर के अंदर जो एटम होता है उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और वो पार्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, और एक होता है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इसके अंदर कुल दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। उस एटम के अंदर जो कि हर एक मेटल का एक कॉन्स्टिट्यूट पार्ट होता है, उस एटम का फंडामेंटल पार्टिकल उस एटम के अंदर होता है और उस फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि उस मैटर के खास प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। आप उसे चार्ज कहते हो। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है आप उसे कहते हो प्रोटॉन। क्या कहते हो बताओ? आप उसे कहते हो प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है आप उसे बोलते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्या होता है बताओ? हाँ, आप उसे बोलते हो इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये सीखा है कि किसी भी एटम के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इन्हीं की वजह से जो होता है किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज डेवलप होता है। चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है ना, या किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, हम उसे बोलते हैं चार्ज। और वो होता है ड्यू टू टू पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स एंड हाँ प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो होते हैं प्रोटॉन उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम होता है, एटम्स में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ एटम्स के उसके न्यूक्लियस के चारों, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे, इन चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कुल मिलाकर के आपने सीखा कि जो आपके पास चार्ज होता है वो टू टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज जो ड्यू टू होता है इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। हम लोग यहां पर बात करने वाले दोनों की। ठीक है, देखो अब जो चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपका होगा कौन? इलेक्ट्रॉन होगा। और पॉजिटिव चार्ज आपका होगा कौन? हाँ, प्रोटॉन होगा। देखो अब क्या होता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, रिपल ईच अदर, यानी कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। और जो पॉजिटिव और जो क्या होता है? अनलाइक चार्ज। पहले आप बात कर लो, क्या करते हैं? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो बताओ क्या होगा? हाँ, रिपल्सन हो जाएगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो यहां पर क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और यहां पर क्या होगा? तो अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज।
ये क्या करता है, अट्रैक्शन, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जो होगा चार्ज का एक फंडामेंटल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी सबस्टेंस के चार्ज को कैसे करोगे कैलकुलेट, तो क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। क्यू क्या होता है बताओ, क्यू है तुम्हारा चार्ज, ठीक है ना। चार्ज होगा आपका चार्ज, ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा चार्ज। अब Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। बताओ एन क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे ई, ठीक है। अब देखो ई की जो वैल्यू होती है ना, आपको याद भी करना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ई की वैल्यू दिया जाएगा पेपर में। ई इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। यानी कि ये नेगेटिव साइन इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि जो नेगेटिव साइन होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है, बट वो किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये चार्ज तो किस पर है, ये चार्ज है प्रोटॉन पर। तो और एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए आप इलेक्ट्रॉन कभी हाफ डेसिमल में या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो एन की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसा कोई क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर होगा एन। तो एन का होगा बताओ, एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछे कि भाई यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ चार्ज बताओ क्या होगा, यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है वो कूलाम होता है, ठीक है ना। कूलाम, कूलाम क्या होता है बताओ, कूलाम होता है चार्ज। आप इसको रिप्रेजेंट बताओ किससे करते हो, सी से, ठीक है। सी क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम हो गया। तो अगर मान लो हमसे कहा जाए कि Q इज इक्वल टू एन ई है, ठीक है, और अगर आपके पास एक कूलाम चार्ज है, कितना बताओ, एक कूलाम चार्ज है, तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्वेश्चन पहले आपके पास बनेगा हाउ मैनी, बताओ क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलाम चार्ज, है ना। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, इसीलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। देखो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो बताओ Q इक्वल टू कितने क्या होता है, एन ही होता है। अब जो चार्ज है वो बताओ कितना है, एक कूलाम। एन आपको पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 -19 कूलाम, ठीक है ना, कूलाम। अब देखो आपको एन करना है फाइंड आउट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करना होगा, एन इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा बताओ, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। ऊपर भी क्या बताओ, कूलाम है, कूलाम से कूलाम क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो ध्यान से कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 ऊपर पावर क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पॉइंट हटाना, यहां पर क्या लगाना है, 10। अब ये बन गया 10 अपॉन 16। अब 10 अपॉन 16 हो गया है ना, 10 की पावर कितना हो गया बताओ, 19 हो गया। आप क्या करो, इस 19 से एक जीरो और मांग लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100, है ना। इनटू पावर कितना हो जाएगा बताओ, 18 हो जाएगा। अब 16 से डिवाइड करो किसको, 100 को, तो बताओ कितना आएगा। देखो 16 से हम लोग डिवाइड देंगे इसको, बताओ 100 को, तो 16 सिक्सा कितना होता है, 96, ठीक है ना। लग गया पॉइंट, 96 गया 100 में से, तो क्या बचा 4, डेसिमल लग गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो बन गया 40, तो 13 2 जा 6.2 हो गया, है ना। अब कितना बचा बताओ, 40 था, 32 80, हाँ 5 आ गया, ठीक है ना। 80 16 5 क्या होता है बताओ, 80 होता है ना, वहां पर क्या है, डेसिमल है। तो 10 की पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। देखो ये नंबर कितना बड़ा है, ठीक है ना। ये नंबर बच्चों बहुत बड़ा है, जो कि आपके सामने पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको दिखा हुआ पूरा, देखो ठीक है ना, आपको
आपको दिखना चाहिए पूरा। हाँ, तो क्या बताओ 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, एक कूलम चार्ज में, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि आपको Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से, आपका शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। जो यहां पर मैं लिख रहा हूं ना, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं, और शॉर्ट नोट्स आपका बनना जरूरी है। चलो भाई, इसके बाद हम लोग इंपोर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए। कहां पहुंचे बताओ, हाँ हम पहुंच गए कहां पर, CURRENT पर, इसे क्या बोलते हैं, करंट। करंट पर आप पहुंच गए। क्या कह रहे हो, सही लिखा नहीं मैंने, ले भैया सही लिखते हैं, करंट। एनसीईआरटी में तुम्हारा टॉपिक यहां से स्टार्ट है। करंट एक्चुअली क्या होता है, करंट की बात करते हैं। देखो भाई, करंट क्या होता है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है ना, ये होता है कैसा, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल। इसे, इसकी लेंथ L होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A। अब इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी होते हैं कंडक्टर उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसमें क्या होते हैं, हाँ घूमते रहते हैं हल्का हल्का, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से, तो उस कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, करंट। तो आप यहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, हाँ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ CURRENT, हाँ क्या बन गया, करंट। सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अरे हम जल्दबाजी में भूल गए थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड CURRENT, हाँ करंट बनता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है क्या, हाँ करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। आप यहां पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, ठीक है ना, या फिर टाइम के साथ चार्ज फ्लो करना चाहिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, हाँ ठीक है भाई। तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, तो अच्छा अब क्या बोला मैंने, CURRENT इज डिनोटेड बाय, आप आई से डिनोट करते हो क्या, इलेक्ट्रिसिटी करंट को, ठीक है ना। आई से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, देखो फॉर्मूला जो बनेगा, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना, आई। अब बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो ध्यान से, आई इज कॉल्ड, बताओ चार्ज की यूनिट मैंने क्या बताया आपको, चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताया क्यू, सॉरी कूलम, और टाइम की यूनिट आप सब जानते हो बचपन से होता है सेकंड। तो आई इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, कूलम पर सेकंड, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ आई, जहां पर मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे मैं बात कर रहा हूं CURRENT की, ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ आई इज कूलम पर सेकंड, लेकिन SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर, ठीक है भाई। आप इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। मैं यहां पर जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूं, जैसे जैसे लिख रहा हूं, आप वैसे वैसे अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पेज पे। अब सुनो, तो चार्ज आपने पढ़ लिया, आई आपने पढ़ लिया, तो आई आपने क्या देखा, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। क्यों क्या बताओ, चार्ज टी क्या है, टाइम। तो आई को हम लोग आगे और भी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू, बताओ Q की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू होता है NE, ठीक है ना। आप यहां पे लिखोगे N और फिर E अपॉन क्या हो जाएगा T। तो I इक्वल टू NE अपॉन T भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहां से एक चीज और मैं समझा देता हूं कि देखो, अब ये आई क्या होता है, आई किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाले चार्ज के रेट को कहते हैं। आई मतलब कि CURRENT, क्या बना, हाँ क्यूरेंट बन गया, ठीक है ना। देखो अब एक होता है डिवाइस, डिवाइस विच मेजर
द करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोलते हैं बताओ? अमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं आई की वैल्यू। किसमें? किसी भी सर्किट में। अब अमीटर जो होता है क्या होता है बताओ? डिवाइस होता है, ठीक है ना। इसे हमेशा सीरीज में करते हैं कनेक्ट। क्या होता है सीरीज? आपने पढ़ा होगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, इन द सर्किट, इन द सर्किट, ठीक है भाई। तो सर्किट के अंदर ये हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हम लोग सर्किट के अंदर जो अमीटर होता है वो हम लोग लगाते हैं तो किसमें? हाँ, हम लोग लगाते हैं सीरीज में। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, हमारे पास मान लो एक सर्किट है। एक सर्किट एक्चुअली होता क्या है, मैं इसे डिफाइन भी करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या हो गया, ये अब देखो ये आपका हो गया अमीटर जो कि मेजर करता है आई की वैल्यू को, ठीक है। अब ये क्या हो गया बताओ? इसमें ये होगी बैटरी, ठीक है ना। ये इसमें हो गया आपके पास में बैटरी, और इसमें मैं इसमें जोड़ दूंगा क्या बताओ? हाँ, मैं इसमें जोड़ दूंगा एक की। ये हमारा लग गया, की लग गया, ठीक है ना। अब देखो ये होगा सर्किट। इस सर्किट के अंदर आप लोग जो है ना अमीटर को कहां जोड़ते बताओ? अमीटर को आप लोग जोड़ते हो सीरीज में। तो आपको सीरीज में जोड़ना आना चाहिए, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इसके बाद को जो आता है वो हमारे पास में आता है कुछ क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, इफ 2.0 एम्पियर current is flowing through a circuit, then calculate the flow of electron, flows of electrons, calculate the flow of इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। जी हाँ, पर सेकेंड। तो ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप चाहो तो ऐसा क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करने के बाद में, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो आप वहां से क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो अगर आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर से मान लो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्लो करता है आई। तो उस 2 एम्पियर फ्लो करता है अगर आई, तो आपको, आप सब लोग जानते हो ना, अभी मैंने आपको समझाया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आई। तो क्या होगा, आई आपको करना है कैलकुलेट, जो कि इसमें सॉरी आई आपको देखो इसमें क्या है दिया हुआ है। तो जब इसने आपको आई दिया हुआ है तो आपको पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा ये आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है ना। अब देखो यानी कि अगर हम लोग लिखें तो अभी मैंने आपको लिखा है फॉर्मूला ऊपर, आप देखो आप देख सकते हो, ये रहा आई इक्वल टू क्या है, एन ई अपॉन टी। तो आपको जो है ना एन ई निकालना है, मतलब एन निकालना है आपको, है ना। यानी कि हमारे पास जो गिवन है पहले हम उसे लिखेंगे। देखो आई इक्वल टू बताओ कितना, आई इक्वल टू हो गया 2.0 एम्पियर। ई की वैल्यू यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा देगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अब आप यहां देख लो, आपसे कह रहा है पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या है कि टाइम जो आपको दिया हुआ है वो 1 सेकंड है ना। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है। देखो तो अब बताओ क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। और आप इसे लिख सकते हो एन ई अपॉन टी, क्योंकि जो क्यू की वैल्यू होती है वो एन ई होता है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या चाहिए बताओ, आपको चाहिए एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बोला इसने, तो सेकेंड यानी कि टाइम की वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो I इंटू टी, आई इंटू टी अपॉन क्या होगा ई। अब आप इसको रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। बताओ आई कितना है 2, टाइम कितना है 1, और यहां देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, ठीक है ना। अब क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती तो यहां पर यूनिट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको कर लो सॉल्व, आप यहां से पॉइंट हटाओ और ऊपर लगाओ कितना 10, तो 20/16 हो जाएगा इंटू, देखो अब 10 की पावर 19 है, ऊपर जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 10 की पावर 19 हो गया,
और ये आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 4 5 जा और 4 जा हो जाएगा ना, तो 1.25 आएगा ना आपका जो आंसर आएगा। वो क्या आएगा बताओ, वो आएगा सॉल्व करने के बाद में, हाँ 1.25 है ना, 1.25 इंटू 10⁻19, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे 1 सेकंड में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अच्छा आप इसे कॉपी करो, ठीक है ना, आपको इसे कॉपी करना चाहिए। अब इसके बाद में आपसे ना एक बेहतरीन जो है क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे तो इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉपी करो आप, दिल से कॉपी कर लिया होगा ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक मेरे पास बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है जो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे कहता है हाँ, इफ इन अ वायर, क्वेश्चन तो ये है, इफ इन अ वायर, इन अ वायर 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons, 18 free electrons flow per second, तो पर सेकेंड आपसे कह रहा है, तो फाइंड द I in the सर्किट, मतलब सर्किट में कितना आई फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये आपको करना है फाइंड आउट, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जरूर करना चाहिए। देखो आओ करते हैं सॉल्व। हमसे कह रहा है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। देखो यानी कि टाइम बताओ कितना, अगर हम टाइम देखें तो टाइम हमको मिल रहा है 1 सेकेंड। क्यों पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, इफ अ वायर 6 है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 हो गया है ना। हमसे कह रहा है कितना फ्लो करेगा इसके थ्रू, हाँ करंट। तो बताओ I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है ना। अब Q को क्या बताओ, अब Q हमें डायरेक्ट इसने दिया नहीं चार्ज, तो हम लोग इसकी जगह पे NE अपॉन T लिख पाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो n बताओ कितना, ये रहे 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 हो गया, इंटू अब ए की वैल्यू बताओ कितनी, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास में होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, है ना। हाँ अपॉन क्या है बताओ, चार्ज होगा कुलाम समय 1 सेकंड, ठीक है। अब आप यहां से आई की वैल्यू कर सकते हो कैलकुलेट, तो 1.16 हो गया ना, 1.6 हो गया, तो आप इसकी इंटू कर सकते हो 6.25 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 1.6 इंटू पावर करो सब्ट्रैक्ट -1 बचेगा, ठीक है ना। अगर आप इसे एग्जैक्ट करोगे कैलकुलेट, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, ठीक है ना, आपको यूज नहीं करना, आपको खुद से करना है, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास तो घर पे ना प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है। 25 इंटू क्या करना है 1.6 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको करके इंटू आपके पास 10 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 10 तो ये हो गया, और 10 पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 हो जाएगा, ठीक है भाई, -1 है ना, जब आप 100 नीचे लेके जाओगे तो 10 हो जाएगा ओनली। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस हमें जरूर करना चाहिए था, इससे क्या होगा हमें फॉर्मूला याद जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको एक चीज और लिखवा दूं, आपको ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कुछ यूनिट का हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, हमसे बोलेगा कि बताओ मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितने होंगे एम्पियर, तो 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा बताओ, 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट का कन्वर्जन है ना, ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब हमरे जो एनसीईआरटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बताओ, वो हमारे पास में सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। हाँ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से पहले हम लोग ना पढ़ लेते हैं क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे, ये हो गया। मैं आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो डिफाइन
करवा देता हूं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखो एक्चुअली क्या होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानेंगे क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहां पर एक चार्ज है Q, ठीक है। इस Q चार्ज के पास चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब बच्चे जानते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से लाएंगे इसके पास में, तो देखो अब ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से अपने चार्ज को लाने तो देगा नहीं, तो जब इसको आप यहां पर लाओगे, जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रहेगा लाने में कोई समस्या नहीं। आप जैसे ही इसके अंदर लाओगे या इसके मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री पर या फिर इसे अंदर लेके जाओगे, तो ये जो चार्ज पहले से है ये उस पर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि आपको उसे अंदर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो डेफिनेशन होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, तो द वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। यानी इनफिनिटी से उस पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको ये लिखना है डेफिनेशन कहां, आपके बोर्ड में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका हो जाएगा उसको आप लोग डिफाइन कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत आसानी से। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, है ना, ठीक है भाई। वर्क डन बताओ क्या होगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। मैं मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको करना पड़ेगा वर्क डन। तो जो वर्क डन होगा ना उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो अनदर पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, या फिर आप ना कह सकते हो कि इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो करना पड़ता है वर्क डन, हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखो अब क्या आती है इसकी फॉर्मूला, तो अच्छा मैं वही लिख दूं फिर ना, फॉर्मूला मैं ये लिख दूं, वर्क डन तो क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, देखो W अपॉन Q, क्या W अपॉन Q ये होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपके पास क्या फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। अब देखो अब आपने क्या सीख लिया बताओ, आपने सीख लिया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन की जो होती है यूनिट वो जूल होती है, चार्ज की बताओ क्या होती है, चार्ज की होती है कुलाम, यानी कि जो V आपको मिलेगा वो जूल पर कुलाम होगी इसकी यूनिट, ठीक है ना। क्या होगी बताओ, ये क्या होगी, यूनिट होगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ रहे हैं और भी ज्यादा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट मेरा चेक कर सकते हो, वहां मैंने खूब ज्यादा डिटेल में इसको समझाया हुआ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, लेकिन ये इसके एसआई यूनिट नहीं है, एसआई जो होगी इसकी यूनिट, एस आई यूनिट जो होगी, एस आई जो इसकी यूनिट होगी वो होगी वोल्ट, क्या होगी बताओ, वोल्ट। वोल्टा नाम का था एक साइंटिस्ट, उसने दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या होता है, वोल्ट होती है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखो आपको ध्यान रखना है, एक वोल्ट जो है ना ये डिफाइन करने के लिए पेपर में आ जाता है, डिफाइन एक वोल्ट। आपको अगर एक वोल्ट डिफाइन करना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, V इक्वल टू बताओ क्या है, W अपॉन Q। आपको अगर ये एक वोल्ट चाहिए तो बताओ कितना, एक जूल वर्ग करना पड़ेगा, किसको, यूनिट चार्ज को लाने में, है ना। यूनिट चार्ज को लाने में, किसी यूनिट चार्ज को लाने में अगर एक जूल वर्क डन करना पड़ता है तो हम कहते हैं कि एक है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी एक वोल्ट, ठीक है ना। एक वोल्ट क्या होगा, टू कैरी द यूनिट चार्ज टू वर्क 1 जूल, ठीक है ना। एक जूल अगर हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है भाई, कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इफ, तो आप यहां पे इसको ना डिफाइन करके लिख सकते हो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज, है ना, 1 कूलम चार्ज, ठीक है भाई। 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमें अगर 1 कूलम चार्ज है ना
लाने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो हम कहते हैं क्या कि वो 1 वोल्ट है ना, 2 कैरी 1 कूलाम्ब है ना चार्ज। ठीक है भाई, यहां पर मैंने इसको पूरा डिफाइन कर दिया। ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, ये आपको ना शॉर्ट नोट्स चलना चाहिए बनाते हुए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। अब आता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब किसी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप उसे मेजर कैसे करोगे। ठीक है ना, देखो ये ना मैं बिल्कुल यहाँ शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रहा हूं, आपका फुल रिवीजन चल रहा है। ठीक है ना, हो गया भाई, कॉपी करो फटाफट से, हो गया। चलो आ जाओ, अब आ जाओ आगे। अब देखो क्या है, जैसे कि आपने आई को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना था, पढ़ा था, अमीटर। इसी तरह से V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को किसी सर्किट में मेजर करने के लिए हमको जानना होगा एक डिवाइस का नाम। ठीक है, वो क्या बताओ, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of conductor we use a device, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, a device called वोल्ट मीटर। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसी भी सर्किट के अंदर 2 एंड पर उसके वायर में, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब सुनो, वोल्ट जो होता है, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर हम लोग ऑलवेज करते कनेक्ट, क्या करते हैं बताओ, ऑलवेज क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टेड इन, बताओ किसमें, पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल में आप इसे करते हो कनेक्ट। ठीक है भाई, पैरेलल, तो आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे मान लो मेरे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब तो ये क्या बताओ, ये अमीटर, क्या है ये बताओ, अमीटर। तो अमीटर अगर है लगा हुआ और यहां पर बताओ क्या हो गया, ये स्विच हो गया। तो स्विच के बाद में देखो ध्यान से, यहां पर मान लो मेरे पास में एक हो गया बैटरी, क्या हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है ना, और यह आपने बनाया सर्किट, इस सर्किट के अंदर हम लोग तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे है ना, ये क्या हो बताओ, ये हो गया हमारे पास में वोल्ट है ना मीटर। ठीक है, देखो ये क्या है, ये वोल्ट मीटर, ये है अमीटर, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, लिखो, इफ in between ends of a wire the potential difference is क्या क्वेश्चन है पर देख लेते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट क्या बताओ, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है भाई, हाँ, इफ यहां लिखो, इधर इफ क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, इफ 36 जूल वर्क इज डन, इफ 32 जूल वर्क इज डन इन 2 सेकेंड, अगर 36 जूल वर्क करता है 2 सेकेंड में, देन फाइंड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना, सर्किट से कितना फ्लो करेगा करंट। ठीक है, ये तुम्हें करना है कैलकुलेट। ठीक है ना, अब देखो भाई, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं करने वाला हूं सॉल्व। ठीक है, आप देखना अभी मैं कैसे क्वेश्चन कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, देखो। ठीक है, आप सबसे पहले इस पे लिखो क्या, हाँ, कि क्या आपको गिवन है, क्या आपको
गिवन है वो लिखो। देखो भाई सुन ध्यान से, हमसे इसने बोल रखा है पहले क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो बताओ कितना है, 12 वोल्ट है। अब बताओ वर्क कितना है, W 36 जूल है, ठीक है ना। कितने सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में। टाइम कितना है, T इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2 सेकंड। देखो हमसे इसने आई पूछा, क्या पूछा बताओ, आई। आपको फाइंड आउट करना है क्या, हाँ करंट करना है फाइंड आउट। करंट फाइंड करने के लिए बताओ क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए Q। क्या चाहिए हमें, आई इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना। Q हमारे पास है नहीं, Q कहां से आएगा, सोचो Q नहीं है, मुझे चाहिए Q। तब तो जब तक Q नहीं मिलेगा आप I फाइंड नहीं कर पाओगे। अब Q फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए क्या, हाँ वर्क डन। देखो देखा इसने, तो बताओ क्या होता है, देखो सुनो, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। बताओ V कितना है, 12, ठीक है। W आपको देखा है कितना, बताओ W आपको दिया है 36 जूल, और Q आपको निकालना है। तो Q आप निकाल पाओगे कैसे बताओ, हाँ Q तो W कितना है बताओ, 36 जूल अपॉन कितना बताओ Q। तो Q हमारा कितना बताओ आएगा, देखो Q आ जाएगा हमारा, अगर आप यहां से Q करोगे कैलकुलेट तो यार 12 बन जाए 12 3 जा 36 होता है, तो Q इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। तो I इक्वल टू कितना आएगा, 3 अपॉन, तो T कितना है, टाइम 2 सेकेंड। कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से यूज करके आपसे निकलवा लेगा क्या, हाँ करंट। यहां पर कहीं भी ओम्स लॉ नहीं लगा, फिर भी आपने आई निकाला, ठीक है ना। तो 1.5 एम्पियर बताओ क्या निकल के आएगा, हाँ करंट आएगा, ठीक है ना। आपको पता चल जाना चाहिए करंट कितना आएगा बताओ, 1.5 एम्पियर। क्या क्वेश्चन ये हार्ड है, नहीं ना, कॉपी करो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई इसके बाद क्या आता है बताओ, इसके बाद में आता है ओम्स लॉ। आप लोग लिखो हेडिंग ओम्स लॉ। अब आ गया ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आगे पढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है भाई। ओम्स लॉ क्या कहता है बताओ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, है ना, एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट किसका, कंडक्टर का, ठीक है ना। एट कांस्टेंट, आपको देखो क्या, एट कांस्टेंट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब ये फिजिकल स्टेट कौन कौन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर, लेंथ एंड प्रेशर, एक्सेट्रा। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, क्या आई फ्लो, आई मतलब CURRENT, फ्लो थ्रू द सर्किट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द डायरेक्टली proportional to the potential difference across the conductor, the potential difference across the conductor, ठीक है ना। कंडक्टर के एंड से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाँ आई के। यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताओ किसके होता है, V, ठीक है ना। या आप कह सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, ये लिखो, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन कहां, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। आप जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक मिनट, तो बड़ा हो गया क्या, ओह शिट, एक मिनट, ओहो, इसको हम ना थोड़ा साइड कर, ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो V इक्वल टू क्या होगा बताओ,
आई आर। यानी कि हम जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का V इक्वल टू था तो क्या आई आर, आई आर। अब ये आर कहां से आ गया? आर क्या बताओ? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। कॉल्ड, इज कॉल्ड, हम इसे क्या बोलते हैं बताओ? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। अब भी रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी डिटेल में। पहले मैं आपको समझा दूं कि जब आपने हटाया V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके बाद में, तो आपको R मिला है कांस्टेंट, आप इसे बोलते हो रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है बताऊंगा, उससे पहले आप लोग देखो ग्राफ। ओम्स के लॉ के लिए ग्राफ आता है, ठीक है। ओम्स का लॉ VI ग्राफ पेपर में आता है, ठीक है भाई, ठीक है ना। सपोज करो हमारे पास क्या देखो VI ग्राफ, यानी V यहां ले लो, I आप यहां ले लो, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और क्या, हाँ, I के बीच में एक ग्राफ बनता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, ठीक है भाई। VI ग्राफ आप ना ले सकते हो V, ठीक है। देखो आप लोग क्या करो, ऐसा करो ना, V यहां ले लो, चलो ठीक है, V और I, ठीक है ना, I यहां, चलो ठीक है, V यहां ले लो, I यहां। देखो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है किसके लिए? हाँ, ओम्स लॉ के लिए। तो ओम्स लॉ के लिए ग्राफ आपसे पूछेगा, यहां पर क्या बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर क्या बताओ? यहां पर था I, ठीक है, और यहां पर क्या बताओ? V। I मतलब क्यूरेंट, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ केवल यही कहता है, ठीक है ना। एक चीज और पूछ सकता है कि ओम्स लॉ कहां फेल होता है? डायोड में ओम्स लॉ फेल, ठीक है ना। देखो अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बताओ? हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बताओ? रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्या होता है रेजिस्टेंस? द फिजिकल द प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, मतलब आई को कर रहा है ये रेजिस्ट, ठीक है भाई, ध्यान रखना। लिखो क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ conductors which resist the flow of current, ठीक है भाई। जो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले आई को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उससे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है ना। हाँ, चार्जेस या फिर करंट बात है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यानी हम लोग कह सकते हैं आई V इक्वल टू था, बताओ क्या? V इक्वल टू आई आर, तो बताओ R इक्वल टू क्या आएगा? R इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई, ठीक है। अब देखो SI यूनिट क्या होगी इसकी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो R इक्वल टू आपने क्या लिखा? V अपॉन आई। बताओ V का क्या होता है? V का होता है यूनिट जूल पर कूलम, है ना। और जो I की होती है यूनिट, वो क्या होती है बताओ? वो होती है I आपका होता है Q अपॉन T, यानी कि कूलम, है ना, पर सेकंड होता है ना, कूलम पर सेकंड होता है। तो अब देखो यहां से क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा जूल पर कूलम स्क्वायर सेकंड, है ना ये। लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट या फिर आप ये भी लिख सकते हो वोल्ट, क्या हो गया? वोल्ट अपॉन क्या? एम्पियर, नहीं हो गया? तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट हो सकती है, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट जो इसकी होती है, सभी जानते हैं, गली का बच्चा जानता है, वो बताओ क्या होता है? वो होता है ओम। क्या होता है? ओम, यानी कि ये यूनिट, ठीक है भाई। देखो ये है ओम, ठीक है, ये होता है इसका सिंबल ओम का। एक ओम कितना होगा बताओ? एक ओम कितना होगा? एक ओम आपसे बोलेगा डिफाइन करो 1 ओम, एक ओम कितना होगा, है ना, एक ओम। तो क्या बोलेंगे देखो,
V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, या फिर आप क्या कह लो R इक्वल टू V अपॉन आई। जब एक वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ओहो आपको R निकालना है भाई, V अपॉन आई होगा ना, 1 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर फ्लो करेगा करंट, तब कहेंगे उस कंडक्टर के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ना यहां से डिफाइन कर सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बढ़ो आगे, देखो अब क्या आता है बताओ। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स ऑन विच, ये इंपोर्टेंट है भाई, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड, है ना, रेजिस्टेंस इज डिपेंड, रेजिस्टेंस इज डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो हमेशा फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे हमेशा, रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के, यानी कि रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये पेपर में आता है, ये 100%, ठीक है ना, आपको मिलेगा देखने को पेपर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेकंड दो क्या, सेकंड है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो भाई, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब मैं बोलता हूं तब लिख लिया करो, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बताओ, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है भाई साहब। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके बैठ जाओ और मैंने जो बोला है उसको सुन के लिखो, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यह होगा इसका। अब एल क्या बताओ, एल है लेंथ, रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि लेंथ कम होगी और तार पतली होती जाएगी, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा मोटा तार होता है उसके अंदर उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। पतला तार जल्दी मेल्ट होता है, जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दो गए फैक्टर। तो अब जो थर्ड है, थर्ड फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और किसे बताओ, इट इज also depends on the nature of material of conductor, ठीक है भाई। कंडक्टर की जो नेचर है वो किस टाइप का नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। 5 फैक्टर, उन पांचों फैक्टर में से जो मैंने अभी आपको लिखवाया, सॉरी चारों फैक्टर में से एक आपका था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एक आपका था R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दें, क्या करते हैं बताओ, कंबाइन, तो आपको एक मिलेगा नया फॉर्मूला, R L अपॉन A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आपको मिलेगा।
अब आप जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, ठीक है, एक आपको मिलेगा कांस्टेंट, आप इसे बोलोगे रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। क्या बोलोगे बताओ, रेजिस्टिविटी बोलोगे, जो कि डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है कंडक्टर का, उस पर डिपेंड करेगा क्या, हाँ नेचर, सॉरी ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला चुलबुल पांडे बन करके आ गया, कौन आ गया बताओ, एक नया फॉर्मूला आर रो एल अपॉन ए आ गया। बताओ रो क्या है, हम इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी हम इसे बोलते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है ये वैल्यू, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है भाई, अगर आप निकालोगे वैल्यू किसकी, हाँ रेजिस्टिविटी की, तो बताओ क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल, नहीं होगा, अरे होगा ना। एरिया पर यूनिट लेंथ जो होता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की, एरिया पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ की 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी आप उसे बोलोगे क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर बताओ, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, हाँ, यानी कि अगर ए में कर दूं कितना, 1 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ क्या कर दूं 1 मीटर, ठीक है भाई, अगर 1 मीटर क्या हो जाए लेंथ हो जाए, तो बताओ रो कितना हो जाएगा, आर, ठीक है भाई, क्या होगा आर, ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस होता है कब, जब वो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एक यूनिट लेंथ वाले वायर से पास कर रहा हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ कॉपी करो फटाफट से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भाई साहब पेपर में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब बताओ यहां से इसकी यूनिट क्या बनेगी, भाई बताओ इसकी यूनिट बताओ क्या बनेगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, क्या बनेगा बताओ, देखो कैसे पता, तुम बताओ, चलो देखो ध्यान से, रो हो गया, ऐसे देखो ऐसे, रो हो गया, ओम किसका होगा, आर का, एरिया है, एरिया का बताओ क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, लेंथ का बताओ क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर, एक से क्या हो खत्म हो गया, तो जो रेजिस्टिविटी बचा उसकी जो बनेगी यूनिट वो क्या बनेगी बताओ, ओम मीटर। पेपर में ये पूछ लेता है, पेपर में ये पूछता है ना, कि बताओ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो आपको अगर फॉर्मूला याद है रो एल अपॉन ए आर इक्वल टू, तो आप कर पाओगे, ठीक है, आप आराम से निकाल दोगे, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखो बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना, वो हमको अलग अलग मटेरियल के लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो रेंज ऑफ, क्या कहा मैंने, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ किसके लिए बताया मैंने, पहले पहले आप लोग देखो मेटल के लिए, है ना, मेटल्स एंड अलॉय, ठीक है, क्या होता है 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -6 ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर, ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए। अच्छा इंसुलेटर देखो, तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेंज ऑफ ये आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ क्या, इंसुलेटर, इंसुलेटर का बताओ कितना होगा, इंसुलेटर का कितना होता है, इसका हो जाएगा आपका 10 टू पावर, बहुत ज्यादा होता है, 12 से लेकर के 10 टू पावर 17 ओम मीटर, ठीक है ना, क्या सबको ये याद रहेगा, ठीक है भाई, अरे याद रहेगा ना, ठीक है ना। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हीटिंग सबस्टांस होता है, जैसे कि मान लो कि फिलामेंट हो गया, है ना, ये सब बने होते हैं किसके, अलॉय के बने होते हैं, ठीक है ना, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है।
ठीक है भाई। हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एक से एक, ठीक है ना, वो आपको जरूर करने हैं, जरूर करने हैं, जरूर, ठीक है ना। करवाऊं क्या मैं क्वेश्चन भी? हाँ जी, क्वेश्चन भी बताऊं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स? चलो, रेजिस्टिविटी में ना बेस में क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जो टॉपिक है ना, जो आपका सिलेबस है, मैं उसे एक बार देख रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में करवाना क्या क्या चीज है, ठीक है भाई, है ना। इसमें हमारे पास में हो गया टंगस्टन जो होता है बल्ब का ना, फिलामेंट होता है, यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज होता है क्वेश्चन ये पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो यूज वो बनाता है टंगस्टन का, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है ना, हाई टेम्परेचर पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। और बल्ब के अंदर कौन सा होता है गैस? नाइट्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है ना। वो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है किसको? बल्ब को। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उससे, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बर्न्ड नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। कहाँ? एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मिलाता हूं क्वेश्चन एनसीईआरटी से। देखो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल, ठीक है। क्या कहता है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। आपके पास क्या मिला बताओ? आपको मिल गया वोल्टेज, वोल्टेज मिल गया, यानी कि V बताओ कितना हो गया? V हो गया मेरे पास में 220 वोल्ट, जो सबके घर में आता भी है, ठीक है ना, ये आता है घर में सबके। फिर बोलता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, यानी कि R आपको बताओ कितना दिया? 1200 ओम, ठीक है ना। ये क्या बताओ? ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। फिर बोलता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम, ये आपसे से पूछा आई बताओ कितना होगा। तो पहले आपको आई निकालना है। देखो भाई, V इक्वल टू होता है आई आर, बताओ V कितना है? 220। आई बताओ कितना है? आई आपको तो फाइंड आउट करना है, हाउ मच करंट, जो रेजिस्टेंस है वो बताओ कितना है? 1200। तो आई इक्वल टू कितना आएगा? 220 अपॉन 1200, ठीक है। बहुत आसान है, जीरो का कैंसिल आउट, तो 22 अपॉन 120 सॉल्व कर लो, 1 1 आ जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। अब 11 अपॉन 60 अगर हम इसको डिवाइड कर दें, देखो मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, ठीक है, आपको खुद से करना है। कितना आ जाएगा? 11 डिवाइड बाय 60, 0.18, ठीक है ना, 0.18 एम्पियर, ठीक है। बहुत इजी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया होगा। अब आगे बोलता है बी पार्ट में, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100, अगर रेजिस्टेंस जो होगा हीटर कोइल का 100 कर देंगे तो बताओ कितना फ्लो करेगा इसमें से? हाँ, करंट, ठीक है ना। देखो अब इसने बोला आर कितना कर दो? 100 कर दो, तो बताओ आपको आई करना फाइंड आउट, वी अपॉन क्या होता है? आर, वी अपॉन आर। वी कितना बताओ? 220, आर कितना हो गया? 100, जीरो हुआ कैंसिल आउट, 2.2 एम्पियर, ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन है ना। ये इतना सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे पेपर में, हार्ड है नहीं है, बिल्कुल हार्ड। अब जो एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस पर बेस्ड, रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा दूसरा, जहां आपको लेंथ वायर, जहां आप लोग R इक्वल टू रो L अपॉन ए अप्लाई करोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया तो आप थोड़ा सा घूम जाओगे, बस वही क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूं, ठीक है। कॉपी करो इसे। इस चैप्टर से इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इससे हार्ड पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं क्या कहता है। हमसे कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, वायर का जो लेंथ हो 1 मीटर। ध्यान रखना है, आपके कोर्स में जो फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, इसे आपको अप्लाई करना है, एल अपॉन ए। बहुत आसान है, बताऊंगा अभी करना कैसे। देखो क्या बोलता है, इज 26 ओम, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 26 ओम है। फिर बोलता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमारे किसी काम का नहीं, यहां पर वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द
डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। आपको दिया हुआ है डायामीटर, ठीक है, कितना? 0.3 mm। पहली बात तो ये कि 0.3 mm जो है वो mm में है। अब mm से आपको मीटर में क्या करना, हाँ, चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे करना है चेंज। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। फिर आगे तो कह रहा है यूजिंग टेबल 11.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। खैर आपको टेबल एग्जाम में देगा नहीं तो आगे तुमसे पूछेगा नहीं, आपसे ओनली रेजिस्टिविटी निकलवाएगा, ठीक है ना। और वो अभी हम निकाल देंगे 2 मिनट में। देखो रेजिस्टिविटी यानी कि आप जानते हो आर रो एल अपॉन क्या होता है, ए। आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है तुम्हें। देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के फॉर्मूले पर बेस्ड, तो रेजिस्टेंस देगा, रो पूछ लेगा, एल अपॉन ए देगा, या फिर रो भी देगा, एल भी देगा, ए भी देगा, आर पूछ लेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 यहां पर टोटल 4 वेरिएबल है। चारों वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको देगा और एक पूछेगा, तो आपको ये दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है। इससे हार्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, हम कह रहे हैं, ठीक है ना। आप नहीं तो देख लेना, पेपर जब हो जाएगा ना उसके बाद मैं बैच करा दूंगा तुम्हारे, ठीक है, क्वेश्चन को अपने वीडियो से, ठीक है। देखो सुनो, जो कह रहा हूं वही होगा। अब हमसे कह रहा है भैया रो बताना है, तो आपको ए चाहिए और ए हमारे पास तो है ही नहीं। आप ए क्या निकालोगे, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर जो कि ए होगा, है ना, ए होता है। अब जो बताओ वायर, देखो याद को ध्यान से इधर, जो वायर होता है कैसा होता है बताओ, इस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल नहीं होता, और ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन। अब तुम्हें इसके क्रॉस सेक्शन का आपको दिया हुआ क्या, डायामीटर 0.3 mm। अब अगर ये सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर। अब आर क्या होगा बताओ, डायामीटर का हाफ। क्या होगा, तो पाई 3.14 होता है वैल्यू, और जो आर होगा वो d अपॉन 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब d हमको दिया हुआ है लेकिन मिलीमीटर में, तो आप एक बात ध्यान रखना, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 की पावर माइनस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज क्यों किया, लेंथ की यूनिट होती है हमेशा मीटर, इसीलिए हम लोग 0.3 इंटू 10⁻³ कर दिए। मिलीमीटर को 10 से दोगे डिवाइड तो जाएगा सेंटीमीटर में, फिर आप सेंटीमीटर को दोगे डिवाइड किससे, 100 से, तो वो मीटर में चेंज होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब जो आपको मिलेगा क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 का हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। क्या कर देंगे बताओ। कैलकुलेशन यहां पर थोड़ा सा लेंथी है, इतना लेंथी भी नहीं है यार, जन्नत तुम इतना सोच रहे हो जाएगा फटाफट से। देखो 3.14 इंटू, जब आप 0.3 का करोगे स्क्वायर तो आपको क्या मिलेगा, 0.09, ठीक है। और 10⁻² कितना हो जाएगा, -6। अपॉन में तो कितना है, अपॉन में है 2। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहां जो 3.14 है इसे हम लोग इस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा, सॉरी 2 5 जा 10, और है ना, और 2 7 जा इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6। इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, आप इसे खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना, हो जाएगा, कोई यहां पर हार्ड नहीं है। 1.57 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.09 से, ठीक है। आपको रफ में फटाफट से करना है साइड में, ठीक है, सोचना नहीं है कि यार तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है,
सोचने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको तुरंत करना है। साइड में जो ना आंसर शीट होगा आपके पास बोर्ड में, उसका साइड में रफ खींचना है, तुरंत करना शुरू, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपका आ जाएगा 0.1413 इंटू 10⁻⁻7 सॉरी -6। अब देखो, अब अगर हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये डिजिट अगर यहां जाएगा, यहां पर जाएगा, तो यहां पावर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा सॉरी, ये हमने ए निकाला, क्या निकाला बताओ, ए निकाला हमने। तो ए जो हमारा निकला, बताओ कितना निकला, 1.413 इंटू 10⁻⁻6 क्या मीटर स्क्वायर। हाँ, यहां क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा 7। ये निकला क्रॉस सेक्शन एरिया। हमें क्या निकाला बताओ, हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। बताओ कितना होता है फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी यानी R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। R बताओ कितना दिया उसने, R हमें दिया 26 है ना, 26 इक्वल टू, तो बताओ रो कितना दिया उसने हमें, रो तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, रो ये आपको निकालना है, यानी कि ये आपको निकालना है। L कितना दिया उसने बताओ, लेंथ 1 मीटर है ना, अपॉन ए कितना निकला हमारा 1.413 इंटू 10⁻⁻7 है ना। देखो ये आया मीटर स्क्वायर में, ये किसमें, मीटर में, और ये 26 क्या है बताओ, ओम है ना। यूनिट हमें खुद ही मिलेगा। देखो अब देखो, ये मीटर था, स्क्वायर खत्म हो गया, तो 26 इंटू 1.413 इंटू पावर कितना -7 है ना। यहां पर क्या बचा बताओ, यहां बचा रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी, इसे सॉल्व करो। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो झट से मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे, आपको देखते ही कि मल्टीप्लाई करना है, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। 26 इंटू कर देनी है आपको किसमें, 1.413 में, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 36.73 क्या 73 इंटू 10⁻⁻7 क्या रेजिस्टिविटी है ना। अब देखो इतना आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करके यहां पर ले आओगे इधर, तो 3.673 इंटू पावर कितना हो जाएगा -6 ओम मीटर, ठीक है ना। क्या हो गया ये रेजिस्टिविटी, क्या हो गया बताओ, ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, एग्जैक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। आप कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से कॉपी करना जरूरी है, ठीक है भाई, कर लोगे, करो कॉपी करो फटाफट से। देखो भाई यहां पे बताओ क्या है, 2 की पावर है ना, देखो यहां पर देखो, इस पे स्क्वायर भी है, मैं कर रहा हूं हाईलाइट। देखो यहां पर, यहां देखो स्क्वायर है, जब स्क्वायर होगा तो 2 है, 2 के साथ पर यहाँ पर 4 यानी कि 2 और आएगा, ठीक है। तो आपको इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से है ना, यहाँ आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर आएगा आपका, ये जो आएगी वैल्यू निकल के, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना, इसे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसे 2 से दोगे डिवाइड, तो कितना आएगा बताओ 13 है ना, कितना आएगा बताओ 13 आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको फिर से लिखूंगा, तो 13 इंटू आप कर लो, 13 इंटू 1.413 कितना है बताओ, 13 की आपको इंटू करनी है 1.413, तो ये आपका कितना आएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 18.369 इंटू पावर -7 क्या रो। अब तो ठीक आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट देखो इधर जाएगा, तो 1.8 इंटू कितना आएगा बताओ, पावर -6 ओम मीटर, ठीक है ना, ये आपका हो गया रो, ठीक है। वो ना बाय मिस्टेक हो गया था कि जब d/2 लिखोगे, तो d/2 का स्क्वायर करने पे d/4 आना था, ठीक है, और हमने 2 ही करा था, ठीक है, तो 2 हमने इसको बाद में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो आपका है ना ऐसे सॉल्व आंसर होगा, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से।